नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान की डाइट अथवा संसद। तो हम जापान के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन जापान के संविधान से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो जापान की संसद है, जिसे डाइट भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित हम इसकी संरचना को देखेंगे कि डाइट का क्या अधिवेशन होता है, संरचना होते हैं, डाइट के कौन कौन से सदन होते हैं, डाइट की शक्तियाँ और कार्य क्या है, और डाइट से संबंधित अन्य टॉपिक। डाइट की सैद्धांतिक और वास्तविक स्थिति को भी जानना ज़रूरी है। तो अगले कुछ लेक्चर्स में हम डाइट के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है डाइट के बारे में, वो है डाइट की संरचना। तो जापान की जो डाइट है, जिसे जो संसद है बेसिकली, उसके लिए जापान के संविधान के अनुच्छेद 41 में ये लिखा है कि संसद अथवा डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी तथा वही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होगी। जापान पहला एशियाई देश है जहां संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई है। इस संबंध में बर्क्स नामक विद्वान का ये कहना है कि जापान की डाइट गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक अनुभवी विधायक सभा है। 1889 के मेइजी संविधान के अंतर्गत भी शाही डाइट, इंपीरियल डाइट की व्यवस्था थी, जिसके 2 सदन थे, पियर सभा, हाउस ऑफ पियर्स, और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यह शाही डाइट पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी और उसे सम्राट या मंत्रिमंडल पर कोई भी नियंत्रण प्राप्त नहीं था। लेकिन जापान के वर्तमान संविधान, जो 1947 में लागू हुआ, के अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। जापान के संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 64 तक में डाइट की रचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जापान की डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। इसके प्रथम या निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा, हाउस ऑफ काउंसलर्स का नाम दिया गया है। जहाँ तक डाइट के अधिवेशन का सवाल है, तो वो देखें हम अगर, तो संविधान के अंतर्गत डाइट के साधारण, असाधारण तथा विशेष अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार डाइट के 3 तरह के अधिवेशन होते हैं: साधारण अधिवेशन, असाधारण अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजआज्ञा जारी कर दी जाती है। यह अधिवेशन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किसी भी दिन अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए और साधारणतः यह अधिवेशन 150 दिन तक चलता रहता है। दोनों सदनों की स्वीकृति से या दोनों सदनों की स्वीकृति न होने पर प्रतिनिधि सदन अपनी इच्छा से अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है। मंत्रिमंडल अधिवेशन स्थगित किए जाने के लिए प्रार्थना कर सकता है, किंतु इस हेतु आदेश जारी नहीं कर सकता। साधारण अधिवेशनों के अंतराल में भी असाधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 4 या उससे अधिक सदस्य डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग की जाने पर मंत्रिमंडल को डाइट का असाधारण अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। विशेष अधिवेशन साधारण अधिवेशन आरंभ होने के पहले ही हो सकते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार जब प्रतिनिधि सभा का विघटन हो जाता है तो विघटन के दिन से 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव के दिन से 30 दिन के भीतर डाइट का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। इस विशेष अधिवेशन का उद्देश्य प्रधानमंत्री तथा प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों आदि का चुनाव करना होता है। अकेले सभासद सदन का भी आपातकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। प्रतिनिधि सदन के विघटन के साथ ही सभासद सदन भी स्थगित हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय कैबिनेट यदि चाहे तो आवश्यक विषयों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सभासद सदन का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकती है। इस अधिवेशन में की गई कार्यवाही अस्थायी होगी और यदि डाइट का अगला अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 10 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन उसे स्वीकार नहीं कर लेता तो वह रद्द या अवैध समझा जाएगा। डाइट के सदस्यों के वेतन और भत्तों को अगर हम देखें तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 49 में उल्लेखित है
कि दोनों ही सदनों के कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष से उन्हें वेतन मिलेगा। सदस्यों को अधिवेशन के दिनों में तथा अधिवेशन न होने पर समितियों के कार्य के लिए प्रतिदिन भत्ता मिलता है तथा कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें पेंशन भी मिलती है। सदन के प्रत्येक सदस्य का अपना अलग कार्यालय है और उसे सचिव रखने का अधिकार है और उसे कार्यालय भत्ता भी मिलता है। ये रोचक है जानना कि जापान के सदन के सदस्यों को अपने पद से संबंधित डाक मुफ्त भेजने का अधिकार होता है। इस प्रकार डाइट के सदस्यों के वेतन और भत्ते संविधान में निर्धारित किए गए हैं। जहाँ तक सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है तो हम देखें तो डाइट के सदस्य निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। जापान के संविधान के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि जब तक किसी कानून के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न की जाए तब तक सदस्यों को अधिवेशनों के दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी सदस्य को अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व ही किसी कारण से बंदी बना लिया गया है तो भी उसे सदन की मांग पर अधिवेशनों के दिनों में छोड़ दिया जाएगा। जापान के संविधान के अनुच्छेद 51 में ये लिखा है कि सदन में दिए गए भाषण, विवाद और मतदान में भी भाग लेने का कारण वे किसी भी सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदस्यों के विशेषाधिकारों को निर्धारित किया गया है। संसद अथवा डाइट के सचिवालय को अगर देखें तो जापान की डाइट का संसद का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। इस मुख्य सचिव की नियुक्ति डाइट के बाहर से की जाती है, ये जानना रोचक है। मुख्य सचिव सरकारी पत्रों पर हस्ताक्षर करता है और डाइट की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। डाइट या संसद का एक अलग पुस्तकालय भी होता है। जहाँ तक गणापूर्ति का सवाल है तो जापान के संविधान की धारा 56 में ये कहा गया है कि डाइट किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित न हों। प्रत्येक सदन में प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और समान मत आने पर सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1889 के मेइजी संविधान के अंतर्गत शाही डाइट की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। उसे विधि निर्माण के क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं थे और कार्यपालिका का भी डाइट के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। लेकिन 1947 के संविधान के अंतर्गत डाइट को राज्य शक्ति का सर्वोच्च और एकमात्र विधि निर्माण संस्था घोषित किया गया। सैद्धांतिक रूप से जापान की डाइट को विधि निर्माण का सर्वोच्च संस्था घोषित किया गया है और सिद्धांत में डाइट शासन के समस्त अवयवों के ऊपर है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। विधि निर्माण के क्षेत्र में अंतिम उत्तरदायित्व डाइट का ही है और वह राष्ट्रीय वित्त पर भी अधिकार रखती है। कार्यपालिका डाइट के प्रति अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उसका जीवन मरण डाइट पर ही निर्भर करता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्थिति जो डाइट की है वो सैद्धांतिक मात्र है। संविधान में ऐसा घोषित किया गया है और अन्य कुछ देशों के समान ही जापान की भी संवैधानिक व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सिद्धांत में कैबिनेट पर डाइट द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और डाइट कैबिनेट को पदच्युत कर सकती है, लेकिन व्यवहार में स्थिति दूसरी है। लाइनबार्गर नामक विद्वान का ये कहना है कि राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग बनने के साथ ही डाइट वाद विवाद का एक स्थान मात्र बनकर रह गई है और वह कार्यपालिका को समर्थन देने के एक साधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 1955 में द्विदल पद्धति के विकास के बाद से विशेष तौर पर यह बात देखी गई है। थियोडर मैकनेली के अनुसार 1955 में जब जापान के अंतर्गत बहुदलीय पद्धति का स्थान द्विदलीय पद्धति ने ले लिया, तब से डाइट के प्रति कैबिनेट की अधीनता लुप्त होना प्रारंभ हो गई। अब कठोर दलीय अनुशासन के कारण बहुमत दल अपने ही मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं होने देता। इस संबंध में कैबिनेट की प्रतिनिधि सदन को भंग करने की शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
1947 में संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर आज तक किसी भी प्रतिनिधि सदन ने 4 वर्ष के अपने कार्यकाल को पूर्ण नहीं किया, उसके पूर्व ही कैबिनेट प्रतिनिधि सदन को भंग करवा देती है। अतः सैद्धांतिक रूप से डाइट सर्वोच्च निकाय होते हुए भी व्यवहार में डाइट सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पाती। यद्यपि जापान में ब्रिटेन के समान ही कैबिनेट के अधिनायक तत्व डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट की बात नहीं की जाती, लेकिन विरोधी दल बहुमत के अत्याचार टायरनी ऑफ द मेजोरिटी की बात अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान की संसद और डाइट के संबंध में संविधान में ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जापान की संसद की जो डाइट है उसके अधिवेशनों को, उसके जो है विशेषाधिकारों को, सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को, डाइट के सचिवालय को, डाइट की कार्य प्रक्रिया को, सभी को संविधान में निर्णित किया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन ऑफ डाइट क्या है। इसके साथ ही हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो डाइट के दोनों सदनों के बारे में होगा और डाइट के सदन के पदाधिकारी स्पीकर के बारे में ही होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डाइट का निम्न सदन प्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और उच्च सदन जो है वो सभासद सदन या पार्षद सभा द हाउस ऑफ काउंसलर्स कहलाता है। तो अगले टॉपिक में हम प्रतिनिधि सभा और सभासद सभा या पार्षद सभा इन दोनों की तुलना देखेंगे, दोनों सदनों का कंपोजिशन देखेंगे और दोनों की तुलना और शक्तियां भी देखेंगे। और इसके साथ ही हम डाइट की शक्तियां सैद्धांतिक रूप से और कार्य रूप में शक्तियां ज़रूर देखेंगे। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में निबंधात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न दोनों ही पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि जापान के संविधान के किस अध्याय में डाइट की रचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो उसका उत्तर है चौथे अध्याय में अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 64 तक में डाइट की रचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से ये भी पूछा गया है कि जापान की डाइट के प्रथम या निम्न सदन का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है कि जापान की डाइट के प्रथम या निम्न सदन का नाम प्रतिनिधि सदन है। ये भी पूछा गया है कि जापान की डाइट के द्वितीय या उच्च सदन का नाम क्या है, तो उसका उत्तर है कि डाइट के द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा का नाम दिया गया है। साथ ही जापान की डाइट का साधारण अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो उसका उत्तर है कि डाइट का साधारण अधिवेशन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किसी दिन अवश्य बुलाया जाना चाहिए। इसी तरह से प्रतिनिधि सदन के कितने सदस्यों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं, तो उसका उत्तर है 180 सदस्यों के चुनाव। तो जापान की राष्ट्रीय संसद या डाइट के कंपोजिशन, उसके स्वरूप को हमने इस अध्याय में देखा और आप इसके टॉपिक को तैयार कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जाता है कि जापान की राष्ट्रीय संसद या डाइट के गठन का वर्णन कीजिए और डाइट की समिति व्यवस्था और विधि निर्माण प्रक्रिया को भी पूछा जाता है। तो जापान के डाइट से संबंधित छोटे बड़े जो सवाल हैं इसका आप प्रिपेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एशिया में किसी देश में जो सबसे पहले संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई है तो वो जापान है और जापान की डाइट जो है वो गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अनुभवी विधायक सभा मानी जाती है। और जापान की डाइट के प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन दोनों के बारे में भी सवाल आते हैं। उसके स्पीकर के बारे में सवाल आते हैं, उसकी शक्तियों के बारे में सवाल आते हैं और उसके डाइट के सैद्धांतिक और व्यवहारिक संबंधों के बारे में भी सवाल आते हैं। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए और जब हम मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे और कोई दिक्कत हो तो हम इस पर और बात करेंगे। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।